प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 में प्रश्नावली 5.1 जो पढ़ रहे थे उसमें अपन ने कल पहला प्रश्न कर लिया। आज अपन प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। यूक्लिड ने अभिगृहित और 5 अवधारणाएं जो बताई थी उससे संबंधित जो ही अपन ज्यामिति में आते हैं। तो ज्यामिति में यूक्लिड ने बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण इन सब के बारे में अपनी अभिधारणाओं में सब प्रकार से अपने को संतुष्ट किया। तो उसमें जो ही अपन ज्यामिति में आते हैं तो पहला जो बिंदु होता है वो होता है बिंदु, जिसे अपन डॉट के नाम से जानते हैं। तो यूक्लिड ने अपनी अभिधारणा में कहा कि बिंदु की केवल स्थिति होती है, बिंदु की न लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है, केवल बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है। और ये बिंदु जितनी अपनी पेंसिल की नोक या पेन की नोक बारीक होगी उतना स्पष्ट बिंदु निरूपित होता है। तो जैसे अपन ये डॉट लगाएंगे तो इसको जब तक अपन नाम नहीं देंगे बिंदु की स्थिति नहीं बनती। ये आती है, जैसे इसका नाम अपन ने दिया बिंदु ए, तो इसको पढ़ेंगे बिंदु ए। तो ये है बिंदु। जो ही अपन बिंदु के बाद आगे बढ़ते हैं तो अपना जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें एक शब्द है रेखाखंड। तो रेखाखंड के बाद में अपन जब आगे बढ़ते हैं तो वह आता है किरण, जो अपन इसमें लंब रेखाओं में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो अपना है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक पद की जो है परिभाषा लिखते हुए अपने को उसको समझना है। पहला है समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है समांतर कहते किसे हैं। तो पैरेलल, तो इसके लिए अपन समांतर का इस प्रकार का 11 का जो गणित में 11 अंक है उसको अपन लिखते हैं तो ये अपने को पता लग जाता है ये समांतर का है। तो संकेत क्या हो गया समांतर का, इस प्रकार अपन संकेत लिख सकते हैं। तो समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती है जो एक ही तल में होती है। तल से तात्पर्य है अपना जो प्लेट है, इस प्रकार माना कि अपन ने कोई सरल रेखा, इसका नाम दिया अपन ने ए और बी, तो ये एक सरल रेखा होगी एक ही तल में। दूसरी कोई सरल रेखा अपन बनाते हैं तो उसको अपन, ये रेखाखंड हो गया और इसके दोनों और तीर का निशान लगा दिया, तो इसको अपन ने लिखा P और Q। तो ये एक ही तल में 2 सरल रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती है जो एक ही तल में होती है तथा दोनों दिशाओं में। यदि इनको अपने कल भी एक प्रश्न पढ़ा था, यदि इनको आगे और असीमित लंबाई तक बढ़ाएं तो बढ़ सकती है। एक और होता है इनके बीच में जो लंबवत दूरी है ये लंबवत दूरी कहलाती है। तो ये इनके बीच में जो लंबवत दूरी है वो हमेशा सदैव समान रहेगी। यहाँ से अपन यदि नापेंगे तो भी इनकी दूरी हमेशा सदैव समान रहेगी। तो तथा दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई में बढ़ाने पर भी आपस में ये नहीं काटती, क्योंकि इनके बीच में जो दूरी होती है सदैव लंबवत दूरी वो बिल्कुल बराबर होती है। इसलिए आगे कहीं पर भी जाके ये एक दूसरे को नहीं काट सकती, न मिल सकती। तो समांतर रेखा आपस में बराबर दूरी पर रहती है, अर्थात प्रत्येक बिंदुओं पर लंबवत दूरी बराबर रहती है। इस प्रकार अपन समांतर रेखा को समझ सकते हैं। समांतर रेखाओं के बाद में अगला जो पॉइंट है अपना लंब रेखाएं। तो एक ही तल में 2 सरल रेखाएं जो एक दूसरे के साथ समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाती है लंब रेखाएं कहलाती है। तो लंब रेखाओं की अपन स्थिति देखते हैं तो उसको इस प्रकार अपन ने ए और बी एक सरल रेखा खींची। इसमें स्थिति होती है एक दूसरे को काटती तो है 2 सरल रेखाएं, पर समकोण डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती है। तो अपन ने दूसरी कोई सरल रेखा जो खींची वो उसका नाम दिया अपन ने सी और डी। तो परिभाषा है एक ही तल में, एक ही तल में 2 सरल रेखाएं, कौन कौन सी, ए बी और सी डी। एक ही तल में 2 सरल रेखाएं जो
ए बी और सी डी है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपना जो मुख्य पॉइंट है वो लंब है। तो लंब में है ये ए बी पर कौन लंब हो रहा है, सी डी। इसको लिख सकते थे अपन ए बी लंब सी डी। लंब का जो संकेत होता है इसको उल्टे डी से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि अपन सी डी पर लंब डालें तो वो बनता है ए बी का। इस प्रकार इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, सी डी लंब है ए बी पर, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कटती है। एक ही तल में दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है लंब रेखा कहलाती है। लंब रेखाओं में अपन देख रहे हैं यहाँ पर लंब रेखाओं में क्या क्या छिपा हुआ है, कोण भी इसमें आता है। कोण का मतलब दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण का नाम अपन देते हैं। तो ये किरण है, जैसे यहाँ पर ए और बी किरण है और दूसरी जो किरण है ए सी। यदि एक किरण के ऊपर दूसरी कोई किरण खड़ी कर दी जाती है तो अपने रेखागणित में ज्यामिति में कोण की आकृति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार अपन कोण की आकृति वो भी किसका भाग है, लंब रेखाओं से संबंधित ये भाग है। इसके बाद में आता है रेखाखंड। तो मैंने बताया डॉट बिंदु जिसे अपन कहते हैं, बिंदु के बाद में ज्यामिति में जो स्थिति आती है वो आती है रेखाखंड की। तो दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर इसे सरल रेखा के नाम से भी कह सकते हैं, लेकिन रेखा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें दोनों और तीन के निशान यानी असीमित लंबाई तक नहीं है। तो इसको कुछ समय तक अपन मान लें, इसको इस प्रकार अपन पैमाने से सीधा मिला दें तो ये रेखाखंड की आकृति प्रदर्शित होती है। लेकिन जब तक इसका नामांकन नहीं होगा, जैसे अपन ने यहाँ इसका नाम पी और क्यू दिया, इसे पढ़ेंगे रेखाखंड पी क्यू। रेखाखंड की परिभाषा में आता है रेखाखंड की लंबाई, क्योंकि रेखा की लंबाई को असीमित तक बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड जो लंबाई के बारे में, रेखाखंड निश्चित लंबाई तक होता है, इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सरल रेखा का एक निश्चित भाग का मतलब समान नाप का, जितने नाप अपने को देखिए उतने नाप का निश्चित भाग वो निश्चित बिंदुओं के मध्य स्थित है। निश्चित बिंदु कौन से, पी और क्यू। अपने को कहा रेखाखंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर बनाओ, तो अपने को पी और क्यू की जो निश्चित सीमा दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस प्रकार अपन रेखाखंड की परिभाषा लिख सकते हैं, सरल रेखा का एक निश्चित भाग जो निश्चित बिंदुओं के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार अपन रेखाखंड को लिख सकते हैं। अगला जो आ रहा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से। तो सबसे पहले अपन स्थिति देखेंगे, पेन या पेंस की नाव को किसी कॉपी पर गिराने से जो आकृति बनती है वो बिंदु आती है। उस बिंदु से समान त्रिज्या लेकर कोई एक त्रिज्या लेकर के प्रकार में जब अपन चाप भरते हैं तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है, वृत्त की। वृत्त में अपने को दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो केंद्र बिंदु अपन ने मान लिया, इसको केंद्र बिंदु को लिखा जाता है ओ से। केंद्र बिंदु ओ से, और ये जो कहलाती है वो परिधि होती है। केंद्र बिंदु से परिधि तक जो मिलाया जाता है रेखाखंड उसको त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या को रेडियस यानी आर से लिखा जाता है। तो ये वृत्त की परिधि होगी और ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। प्रश्न ये भी आता है, वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं होती है, उन त्रिज्याओं की सबकी लंबाई हमेशा समान होगी। तो ये इस प्रकार से आकृति बनती है, यानी अनंत अपन त्रिज्या इसमें बना सकते हैं। एक और है, यदि केंद्र बिंदु से होते हुए अपन परिधि तक कोई बिंदु बनाते हैं, उसका नाम दिया अपन ने माना कि ए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए परिधि तक मिलाते हैं और उसका नाम दिया बिंदु बी। तो इसको जो अपन पढ़ेंगे मोटे रूप में दो त्रिज्याओं से मिलकर के व्यास बनता है। तो व्यास का सूत्र भी होता है यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, जिसको अपन व्यास के नाम से भी जानते हैं। दूसरा
और ज्यामिति में अपन आगे चलते हैं तो व्यास को जीवा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जीवा जो होती है वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु लेकर के यदि उनको मिला दिया जाता है तो वो एक प्रकार की जीवा होती है। तो PQ यहाँ पर एक जीवा है और AB व्यास है। यदि जीवाओं की बात करें तो वृत्त की जीवाओं में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास भी होती है। तो इस प्रकार अपन वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा लिख सकते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है वर्ग। तो ज्यामिति क्षेत्र में चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को अपन आयत और वर्ग से संबंधित मानते हैं। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग में इतना सा अंतर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार अपन वर्ग की आकृति बना सकते हैं। जैसे अपन ने इसका नाम दिया ए बी और ये जो आकृति बनाई अपन ने सी और डी, यानी इनको क्रमशः नाम दिया जाता है ए बी सी डी। ऐसे लिखते हैं ए बी और इधर डी दिया इधर सी, तो ऐसे लगातार क्रम से चलते हैं। ए बी सी डी आयत है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और सात्विक आयत जैसी है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वह चतुर्भुज, चतुर्भुज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार भुजाएं हैं इसमें, इसलिए इसको चतुर्भुज कहा जाता है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार अपन वर्ग की परिभाषा लिख सकते हैं। वर्ग में ज्यामिति के क्षेत्र में वर्ग से संबंधित अपना जो आता है, उसके बाद समचतुर्भुज, वो भी वर्ग से ही निकलता है, पर समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होगी वो बराबर होती है, परंतु प्रत्येक कोण समकोण ऐसा आवश्यक नहीं। इसके बाद अपन प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है। तो अपने को सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB है। तो इस एक आकृति खींचकर स्पष्ट करो। तो अपने को दिया गया है, बिंदु A व B के बीच C बिंदु स्थित है और क्या दे रखा है AC बराबर BC। तो अपन सर्वप्रथम रचना के लिए क्या करेंगे, पैमाने की सहायता से कोई बिंदु A यानी रेखाखंड बनाएंगे और ये A और B अपन ने एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद ये करा है दो बिंदु A और B ऐसा लो, उसके बीच में बिंदु C ऐसे लो जो AB AC बराबर BC हो जाए। तो अपन ने यह बिंदु C लिख दिया। माना कि अपने AB की जो लंबाई हो वो 4 सेंटीमीटर है, तो अपन C जो बिंदु लगाएंगे वो A से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और B से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार अपन इसकी रचना करते हैं। तो अपने को ये जो दे रखा है क्या लिखेंगे अपन AC बराबर BC। ज्यामिति के क्षेत्र में यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाओं में कहा है कि दोनों पक्षों में यदि किसी को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अपन लिख सकते हैं दोनों ओर या दोनों पक्षों में दोनों ओर AC जोड़ने पर, जब दोनों ओर अपन AC जोड़ेंगे तो इधर भी आएगा AC प्लस AC और इधर आएगा BC प्लस AC। तो यहाँ पर एक AC और एक AC मिलकर के बन गया 2 AC बराबर BC प्लस AC। अपन ये जानते हैं ये है BC और ये है AC, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनता है कि यहाँ पर पता लगा सकते हैं, क्योंकि AC प्लस BC जो बराबर होगा वो किसके है AB के। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यह लगाकर 2 AC बराबर AB। जब अपन
अकेले AC का मान ज्ञात करते हैं तो आता है AC बराबर AB बटे 2। इसको अपन और सीधे लिख सकते हैं AC बराबर A बटे 2। तो यहाँ लिख दिया 1 बटे 2 AB। तो अपना जो प्रश्न था वो यही था, सिद्ध कीजिए AC बराबर 1 बटे 2 AB, यानी AC बराबर BC है तो सिद्ध करो AC बराबर 1 बटे 2 AB है। तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। धन्यवाद।